रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। शीस्रो और ICMR पेश करने जा रहे हैं भारत का पहला मेगा अंतर्राष्ट्रीय इवेंट ग्लोबल एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस 2022 यानी GATEC GMR ग्राउंड एरोसिटी नई दिल्ली में 7, 8 और 9 दिसंबर को होने वाले इस मेगा इवेंट का उद्देश्य भारत में दिव्यांगजनों के सहायक उपकरणों, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आधुनिक आविष्कारों, मार्केट में उनकी उपलब्धता तथा डॉक्टरों, वैज्ञानिकों व शोधकर्ताओं द्वारा विचारों का आदान प्रदान और जानकारियों को साझा करना है। ये इवेंट दिव्यांगजनों के लिए दुनिया भर में उपयोग होने वाले सहायक उपकरणों व प्रौद्योगिकी के विषय में जानने में आपकी मदद करेगा। इस इवेंट को DRDO, WHO, पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया और भारत के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का सहयोग प्राप्त है। फ्रांस इस इवेंट का कंट्री पार्टनर है, तो इस इवेंट को ज्वाइन करना न भूलें। विजिट करें www.globalassistivtech.com www.globalassistivtech.com या फिर कांटेक्ट करें 99107-17913 या मेल करें gaurav@iconex.in gaurav@iconex.in। Announcing the Purple Fest 2023. The Office of the State Commissioner for Persons with Disabilities is proud to present the Purple Fest, celebrating diversity. This fest is brought to you in association with the Directorate of Social Welfare and Entertainment Society of Goa. This fest will be held from 6th to 8th of January 2023. The Purple Fest will have 5 main events. Purple Think Tank. This will be a series of talks and discussions on inclusive education and employment across disability. Purple Fun. Funful activities such as blind car rally, bird watching, visit to tourist destinations such as beaches, temples and churches. Purple Experience Zone. This would be a learning experience which shall be targeted to understand the life with a disability. Purple Exhibition. Here you will find various stalls of latest aids and appliances, products made by persons with disabilities, live art camps and various fun activities. And finally, the Purple Rain. Live performances by renowned artists such as music concerts, dance performances, stand-up comedies and much more. For registration, log on now on www.purplefestgoa.in or you may log on to scpwd.goa.gov.in. For more information, write to us on our email ID purple-fest@goa.gov.in. Please feel free to contact us on our office number in case of queries. The number is 915-6321-900. Hurry up, register now. या दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन। प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत है। रविवार का दिन, समय है डिसेबिलिटी के एक और टॉपिक पर बात करने की, डिसेबिलिटी डिस्कोर्स को आगे बढ़ाने की। और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और खास टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हमारे साथ इस चर्चा में बहुत खास मेहमान भी हैं। आज हम बात करेंगे इंक्लूसिव अडेप्टिव क्लोथिंग के बारे में। आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, बहुत सारी ऐसी इम्पेयरमेंट है जिसमें आपको जो नॉर्मल क्लॉथ्स है पहनने में प्रॉब्लम होती है। तो वर्ल्ड वाइड एक नया ट्रेंड चढ़ा जिसके ऊपर रिसर्च हो रही है, सोशल डिजाइन का इसे नाम दिया गया। तो अडेप्टिव क्लोथिंग आज के समय में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी पंचकुला से असिस्टेंट प्रोफेसर भावना चौहान जी है, जिन्होंने PhD की है और उनका टॉपिक भी यही था, इंक्लूसिव क्लोथिंग, अडेप्टिव क्लोथिंग रैदर। तो उनसे समझेंगे कि ये क्या है, कैसे इंडिया में चल रहा है, फॉरेन में क्या ट्रेंड है, क्या जो लोग हैं इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं
तो क्या इससे वाकई इंक्लूजन आ रहा है, इन सब चीजों पर बात करेंगे। भावना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत रेडियो उड़ान पे। थैंक यू सो मच दानिश जी, थैंक यू। हमें बताएं थोड़ा सा अपने बारे में, और साथ ही साथ हमें ये बताएं कि ये टॉपिक आपके जहन में कैसे आया। जी बिल्कुल। जैसे दानिश जी ने बताया कि मेरा नाम भावना चौहान है और मैं NIFT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी पंचकुला में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ इन डिपार्टमेंट ऑफ डिजाइन स्पेस। और अगर मेरी पढ़ाई के बारे में मैं बात करूँ तो मैंने अपना बैचलर्स 2013 में पास किया NIFT कोलकाता से नेटवेयर डिजाइन में। उसके बाद मैंने 2 साल इंडस्ट्री में काम किया डिफरेंट ब्रांड्स के साथ, और मैंने अपना 2015 में मास्टर्स ऑफ डिजाइन ज्वाइन किया निव दिल्ली से, और 17 में मैंने वहां से पास आउट हुई मैं। उसके बाद मैंने एकेडमिक चूज किया अपने करियर के लिए, लेकिन मेरी मास्टर्स के दौरान मुझे समझ में आया कि मेरा बहुत इंक्लिनेशन है या रुझान है डिजाइन फॉर सोसाइटी के लिए। तो मैंने बहुत एरियाज में काम किए हैं, लाइक मैंने प्रोजेक्ट्स थोड़े बहुत क्लासरूम प्रोजेक्ट्स वगैरह किए हैं स्टूडेंट एजुकेशन से रिलेटेड, और मैंने हाइजीन एंड सैनिटेशन से रिलेटेड काम किए हैं। उसके अलावा क्राफ्ट एरिया में मैंने काम किए हैं। बट हाँ, मैंने PhD ज्वाइन करी 2019 में और अभी चल रही है मेरी PhD। तो मेरी PhD का टॉपिक है इंक्लूसिव एडेप्टिव क्लोथिंग। तो एडेप्टिव क्लोथिंग एक बहुत ही कॉमन टर्म है, जो मतलब अगर हम बात करें एडेप्टिव क्लोथिंग के बारे में तो ये बहुत मेडिकल फंक्शनैलिटी के साथ स्टार्ट हुई थी US में, या हम बोल रहे हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर। मतलब 1940 के आसपास लोगों ने बात करना शुरू किया था। उन्होंने रियलाइज किया कि जो लोग मतलब मेडिकल एनवायरनमेंट में होते हैं या जो लोगों को स्पेशल नीड्स होते हैं, इम्पेयरमेंट होते हैं, तो उनके लिए स्पेशल कपड़े क्यों नहीं डिजाइन किए जाएं। तो जब ये स्टार्ट हुआ तो ये बहुत ही मेडिकल व्यू पॉइंट से देखा गया कि जैसे कि अगर हम देखेंगे, अगर मैं एडेप्टिव क्लोथिंग की बात करूं तो जैसे हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो हमें डिफरेंट काइंड के कपड़े पहनाते हैं जिसके अंदर ड्रॉ स्ट्रिंग्स होती हैं और आप उसको नॉट लगा सकते हो। तो वो भी एक तरीके का एडेप्टिव क्लोथिंग ही है। तो अगर वहां से शुरुआत हुई थी एडेप्टिव क्लोथिंग के कॉन्सेप्ट की, और अगर हम देखा जाए कि चाहे वो पीपल विद इम्पेयरमेंट की बात हो या फिर एल्डरली लोगों की बात हो या रिहैबिलिटेशन में जो पेशेंट्स होते हैं उनकी बात हो, या छोटे मतलब कि स्पेशल नीड्स वाले बच्चे या बड़ों की बात हो, अर्थराइटिस के पेशेंट्स की भी बात हो, तो मतलब उनकी लाइफ को इजी बनाने का जो कॉन्सेप्ट था वो आया था मतलब एज एडेप्टिव क्लोथिंग के रूप में। और इसकी मतलब मैं बात करूं कि इंक्लूसिव एडेप्टिव क्लोथिंग की, तो वो मेरा कॉन्सेप्ट है। क्योंकि जब मैंने अपनी PhD की शुरुआत करी तो मैंने पढ़ा कि अगर ये कॉन्सेप्ट 1940 में किसी के दिमाग में आ गया था कि स्पेशल नीड वाले लोगों के लिए अलग से कपड़े होने चाहिए जो उनकी रोजमर्रा के प्रोसेस को इजी करें, तो अगर हम आज मतलब उस समय मैं 19 में थी, 2019 में, तो मतलब तो फिर भी अगर हम अपने आसपास देखें तो आपको बहुत ज्यादा लोग या बहुत ज्यादा ब्रांड्स ऐसी नहीं मिलेंगी जो कि एडेप्टिव क्लोथिंग के बारे में या तो बात करें या वैसे प्रोडक्ट्स को बेचें। तो मैंने स्टडी करी अपनी, तो मुझे समझ में आया कि उसके 2 मेन रीजन हैं। एक मेन रीजन तो ये था कि अवेयरनेस नहीं है लोगों में। हमारी सोसाइटी में डिसेबल्ड लोगों को कितना इम्पोर्टेंस दिया जाता है, या मतलब वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है ऑल टुगेदर, एंड द चैलेंज इज मोर अबाउट द माइंडसेट ऑफ द पीपल। मतलब वही कि डिसेबिलिटी इज मोर अबाउट अ सोशल कंस्ट्रक्ट, कि हमारा समाज उस पर्टिकुलर चीज के अराउंड क्या अपना नजरिया बना रहा है। अगर वो नजरिया पॉजिटिव तरीके में होगा तो हमारी एक्सेप्टेंस ज्यादा होगी। दूसरा रीजन ये है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम अलग क्यों पहने। सही भी बात है, अलग कपड़े डाल क्यों हमेशा रियलाइज करवाया जाए कि नहीं आप अलग हैं, आप मेन स्ट्रीम लोगों से अलग हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बात हो रही है इंक्लूजन की, तो मेरी जो PhD है उसका कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसे कपड़े डिजाइन करना जो कि पीपल विद इम्पेयरमेंट एंड पीपल विदाउट इम्पेयरमेंट दोनों पहन सके, ईज के साथ पहन सके और दोनों को उसमें कंफर्टेबल लगे। उसका एक बेनिफिट ये भी है क्योंकि हम मतलब इकोनॉमिक्स के अराउंड घूमने वाले समाज में रहते हैं, तो अगर किसी को बेनिफिट नहीं लगेगा किसी भी बिजनेस के या किसी भी प्रोडक्ट के अराउंड, तो वो उसको नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो अगर हम बोलें किसी को कि आप सिर्फ एडेप्टिव क्लोथिंग वाले कपड़े बनाओ, तो वो बोलेंगे कि कितनी पॉपुलेशन है, हम क्यों पैसे इन्वेस्ट करें, हमारी मैन्युफैक्चरिंग में क्यों लगाए। लेकिन अगर हम बात करें इंक्लूसिविटी की, तो हर कोई ब्रांड उसमें इन्वेस्ट भी करना चाहेगा। वो कहेगा कि हाँ ठीक है, तो अगर पॉपुलेशन उस मतलब कंज्यूमर की पॉपुलेशन उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए ज्यादा है
तो वो उसको एक्सेप्ट करके उसको मैन्युफैक्चर भी करेगा, उसको ग्राउंड लेवल पे भी लेकर आएगा, उसकी मार्केटिंग भी करेगा और सब कुछ करेगा। तो ये छोटा सा मेरा 2 मेन चीजें थी। एक तो टू ब्रेक द टैबू अराउंड एडेप्टिव क्लोथिंग, कि जो लोगों का नजरिया है कि मैं अलग क्यों दिखूं या मैं अलग कपड़े क्यों पहनूं, और दूसरा कि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग एंड है, हमारी इंडस्ट्री जो है अपैरल इंडस्ट्री, उसके भी एक्सेप्टेंस के लिए कि हाँ ठीक है, इसके कंज्यूमर ज्यादा है तो मुझे ये बनाना चाहिए। बिल्कुल, मैं इस पे बात करूंगा। पहले हम थोड़ा सा इस टॉपिक को और कंटिन्यू करते हैं, फिर आपने जो दोनों इम्पोर्टेंट बातें बताई हैं उसके बारे में मैं जानूंगा कि ये प्रैक्टिकल कैसे है। अब मैं आपसे थोड़ा सा समझना चाहता हूँ कि मैंने देखा है और पढ़ा है कि फॉरेन में काफी ट्रेंड है, खासतौर पे वेस्टर्न वर्ल्ड में, इस अडेप्टिव क्लोथिंग को लेके। इंडिया में इतना नहीं अभी देखने को मिलता। तो क्या अफोर्डेबिलिटी एक इशू है? क्या इश्यूज हैं अवेयरनेस के साथ साथ? क्या ये महंगे रहते हैं, या जैसे आपने कहा कि हम अलग क्यों दिखें, ये ज्यादा है, या लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है इंडिया में अभी अडेप्टिव क्लोथिंग को लेके? दानिश जी, मैं कहूंगी कि जितने भी आपने मुझे ऑप्शन दिए सब उसके आंसर है। जैसे कि देखिए, बात करते हैं अवेयरनेस की। इससे पहले मैं बात करना चाहूंगी कि आपने बोला कि वेस्टर्न वर्ल्ड में ये चीजें ज्यादा, लोगों को अवेयरनेस है, अवेलेबिलिटी है, लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, ये बात सच है। उसका एक सब आपने मुझे एक ऑप्शन दिया कि अफोर्डेबिलिटी की, कि ज्यादा महंगे होते हैं या नहीं होते। अफोर्डेबिलिटी तो देखिए इस बात पे डिपेंड करता है कि जो हमारा स्पेशल नीड या इम्पेयर्ड पर्सन है या कंज्यूमर है, उसकी सोर्स ऑफ इनकम कितनी। अगर उसकी सोर्स ऑफ इनकम अच्छी है तो ऑब्वियस सी बात है वो कुछ भी अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। अब बात ये आती है कि हम सोर्स ऑफ इनकम की क्यों बात कर रहे हैं। बात वही घूम फिर के वहीं आ जाती है, हमारा सोशल कंस्ट्रक्ट। आज ही मैं किसी के साथ कन्वर्सेशन में थी, तो जो वो महिला थी जिनसे मैं बात कर रही थी वो हैदराबाद में रहती है। तो वो मुझे बता रही थी कि जो हाईटेक सिटी है हैदराबाद की, वो इतनी इंक्लूसिव बनाई है कि हर बिल्डिंग में रैंप है, हर कोई जा सकता है। वहां पे जो आईटी कंपनीज है वहां पे व्हीलचेयर यूजर काम कर रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज ये नहीं है कि लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं या अवेयरनेस है या नहीं है। इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि हमारा सोशल कंस्ट्रक्ट जो है, हमारी जो सोसाइटी है इंडिया के अंदर, वो पीपल विद इम्पेयरमेंट को कितना एक्सेप्ट कर लिया। जिस दिन उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, जब उनके पास जॉब होगी तो वो अफोर्ड भी कर पाएंगे, वो बाहर निकलेंगे भी तो उनको अवेयरनेस भी होगी, उनको एडेप्टिव क्लोथिंग की जरूरत भी महसूस होगी और वो खरीदेंगे भी और वो पहनेंगे भी। बहुत सारे लोग हैं ऐसे। मेरी जो रिसर्च है वो इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर जो है वसंत कुंज दिल्ली में, उसके साथ चल रही है। मैं बहुत सारे लोगों से बात करती हूँ। मैंने बहुत सारे, बेसिकली जो मेरी इंक्लूसिव एडेप्टिव क्लोथिंग है, क्योंकि आपको पीएचडी के अंदर लिमिटेड फोकस रिसर्च करनी होती है, तो मैं मेजरली काम कर रही हूँ पीपल विद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के ऊपर। और मैंने क्यों स्पाइनल कॉर्ड इंजरी चूज किया, क्योंकि मुझे समझना था कि कपड़ों का साइकोलॉजी पे क्या असर होता है और साइकोलॉजी का कपड़ों के सिलेक्शन पे क्या असर होता है। इसलिए मैंने स्पाइनल कॉर्ड इंजरी चूज किया, क्योंकि वो एक ऐसी डिसेबिलिटी है कि जिसमें आपके कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आपकी लाइफ बदल जाती है। आप एक एक्सीडेंट, एक इंसिडेंट से पहले एक लाइफ जी रहे होते हैं जहां पे आपकी कोई लिमिटेशंस नहीं होती, आपने कभी सोचा भी नहीं होता आप किसी पे डिपेंडेंट होंगे, और उस एक इंसिडेंट के बाद आपकी लाइफ पूरी डिपेंडेंट हो जाती है। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल स्टेट होती है उनकी। तो लोगों को अवेयरनेस नहीं है, ये एक बहुत मेजर रीजन है। मैंने बहुत लोगों से बात करी, बहुत मतलब कि ऐसे लोग जो कि पहले बहुत एक्सपोज थे, तो वो भी बोलते हैं कि नहीं, हमें नहीं पता कि एडेप्टिव क्लोथिंग का कॉन्सेप्ट क्या है या क्या ब्रांड है। दूसरी चीज ये कि हमारे इंडिया में बहुत लिमिटेड ब्रांड्स भी हैं जो कि एडेप्टिव क्लोथिंग बेच रही हैं या अवेलेबल करवा रही हैं। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस थिंग, बहुत सारी चीजों का मिश्रण है ये, जिसके कारण इंडिया के अंदर इतना पॉपुलर नहीं हो पा रहा। बट मैं ये नहीं कहूंगी कि इसकी जरूरत नहीं है या इसकी एक्सेप्टेंस नहीं है। अगर हम इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचाएं तो लोग इसे पहनेंगे भी, ये अफोर्डेबल भी होगा। ऐसा नहीं है कि ये ऐसा कुछ हम इसके अंदर कुछ अलग करते हैं, कुछ नहीं होता है। मेजरली सिर्फ ये है कि आप पैटर्न में थोड़े चेंजेस करते हैं और उससे कॉस्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आज की डेट में क्या इंडिया में कुछ स्टोर्स हैं या कुछ इंडिविजुअल लोग हैं, क्योंकि फॉरेन में तो मैंने देखा कि इवन फीमेल्स के जो अंडरगारमेंट्स हैं वो भी अडेप्टिव क्लोथिंग में काफी चल रहे हैं। तो क्या इंडिया में अभी आज की डेट में अवेलेबिलिटी है, कोई डिजाइनर है या कोई शॉप है जहां से ये लोग ट्राई कर सकते हैं और देख सकते हैं?
देखिए, इंडिया की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कुछ ब्रांड्स हैं जो कि मतलब कि बेचते हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए आपने बात करी टॉमी हिल, मतलब फॉरेन वर्ल्ड की, तो टॉमी हिलफिगर है जो कि यूएस में एडेप्टिव क्लोथिंग बेचता है, तो इट्स अ ब्रांड, वेरी एस्टेब्लिश ब्रांड टॉमी हिलफिगर, है ना। या फिर हम बात करें कि क्या कहते हैं, इंटीमेटली करके एक यूएस की ब्रांड है जो कि लॉन्ड्रीज या इंटीमेट वेयर वुमेन के सेल करती है। तो इंडिया के अंदर ऐसी कोई बहुत, मतलब कि टॉमी हिलफिगर इंडिया में नहीं, टॉमी एडेप्टिव इंडिया में नहीं सेल करता है, बट हाँ कुछ ब्रांड्स हैं, जैसे एक ब्रांड है कॉल्ड मूव एबिलिटी क्लोथिंग करके, वो इंडिया में सेल करते हैं उनकी, मतलब वो एडेप्टिव, वो बेसिकली इंक्लूसिव क्लोथिंग पे ही काम करते हैं, और जो उसके डिजाइनर हैं वो भी निफ्ट के ही ग्रेजुएट है, निफ्ट दिल्ली के। उसके अलावा जिंकिया करके है, तो जिंकिया है मिस सुमिता बासु की एक ब्रांड है कोलकाता बेस्ड, वो विमेन के कपड़े डिजाइन करती हैं, और इवन शी हैज डिजाइन अ साड़ी फॉर अ व्हीलचेयर यूजर। तो ऐसे छोटे छोटे आपको बहुत सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे, बट हाँ अगर हम बात करें कि टॉमी जैसे या ब्रांड लेबल्स जैसे ब्रांड इंडिया के अंदर तो अभी नहीं है, और मैंने उसका एक रीजन भी बताया आपको कि लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते अगर आपका टारगेट पॉपुलेशन का साइज बहुत बड़ा नहीं है तो। अब मैं आपने जो इशू उठाए थे, मैं उस पर आपको वापस लाता हूँ। दो चीजें आपसे समझना चाहता हूँ। एक तो आपने कहा कि पीएचडी में मैं साइकोलॉजी समझना चाहती हूँ कपड़ों को लेके, तो उसमें अभी तक आपने क्या समझा है। दूसरी चीज मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो इंक्लूसिव क्लोथिंग है, आपने कहा कि मैं इस गैप को ही खत्म करना चाहती हूँ कि हम अलग क्यों दिखें, तो क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि इंडिया में तो डिसेबिलिटी टाइबू है, और जो सो कॉल्ड नॉन डिसेबल्ड लोग हैं तो वो तो डिसेबिलिटी से वैसे ही कतराते हैं, और उनके लिए हर तरह के डिजाइन अवेलेबल है मार्केट में, फिर वो इंक्लूसिव क्लोथिंग को क्यों अडॉप्ट करेंगे? आपने पहले मुझसे सवाल पूछा कि साइकोलॉजी में मैंने अभी तक क्या समझा। देखिए, मैंने जैसे मैंने बताया कि मैंने पीपल विद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के साथ में काम कर रही हूँ, तो वही वाली चीज है कि उनको मतलब कि देखिए, एक तो ये भी डिपेंड करता है कि हमारे इंडिया के अंदर रिहैबिलिटेशन कितना ज्यादा स्ट्रांग है। तो अगर मैं बात करूं रिहैबिलिटेशन की, तो जैसे मैं कुछ लोगों से ऐसे भी मिली हूँ कि जो 15-15 साल अपने कमरे से बाहर नहीं निकले स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद, क्योंकि उनको लगा था कि अब बाहर निकल के क्या करना है। साइकोलॉजी में देखिए, मैं यही समझ पाई हूँ अभी तक कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद, मैं स्पेसिफिकली बोलूंगी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद, क्योंकि जो मेरी पीएचडी की रिसर्च भी है, जो मैं काम भी कर रही हूँ, जो मेरी इंटरेक्शन भी है, जो सब चीजें हैं, वो मैंने क्या कहते हैं अभी तक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के लोगों के साथ ही बात करके समझा है और काम किया है। तो मैं स्पेसिफिकली उसी डिसेबिलिटी और इम्पेयरमेंट के अराउंड ही बात करना चाहूंगी, क्योंकि मेरे पास बाकी डिसेबिलिटी के अराउंड बात करने के लिए इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, और मैं समझती नहीं कि मेरे पास वो स्किल्स या इन्फॉर्मेशन है। तो साइकोलॉजी की अगर मैं बात करूं, तो जब मैं कन्वर्सेशन स्टार्ट करती हूँ किसी भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट के साथ, तो दे हैव दिस माइंडसेट कि नहीं, अब हमें अच्छे या डिफरेंट या सेम या ट्रेंडी कपड़े डालने का मतलब नहीं है जरूरत, या नहीं मन करता, या क्यों ही डालने हैं करके, ठीक है। लेकिन मेरा जो डिस्कशन एंड होते होते तक आई कैन फील दिस थिंग कि ऐसा कुछ नहीं है, वो भी वही कपड़े डालना चाहते हैं जो ट्रेंडी हमारे सोसाइटी के अंदर सब लोग डालते हैं, जो ट्रेंड में होते हैं। तो डिसेबिलिटी से किसी इंसान की चॉइस टुवर्ड द क्लोथिंग नहीं चेंज होती, बिकॉज वही जैसे मैंने बोला कि वो भी सेम ही दिखना चाहते हैं जैसे हर कोई दिखता है हमारी सोसाइटी के अंदर, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, हमें कम्युनिटी में और एक मतलब कि साथ में रहना पसंद है। हर किसी का स्टाइल अलग होता है, बट हर कोई फैशन और ट्रेंड ही फॉलो करना चाहता है। तो मतलब मुझे ये समझ में आया, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं या सोचते हैं कि पीपल विद इम्पेयरमेंट को क्या ही फर्क पड़ता है कि वो क्या पहनते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी उनकी साइकोलॉजी नहीं होती है। ये ट्रू है कि उनको फर्क पड़ता है कि वो क्या पहन रहे हैं, वो भी सेम ट्रेंडी क्लोथ्स पहनना चाहते हैं। और दूसरी बात, जो मेरी साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है कि जो हम कपड़े पहनते हैं उससे हमारी साइकोलॉजी पे क्या फर्क पड़ता है। तो मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा कि मतलब मेरे क्वेश्चनर के अंदर एक सवाल है कि जब आप अपने क्या कहते हैं ट्रेंडी क्लोथ्स डालते हो, तो क्या आपको लगता है आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो? मेरे मैक्सिमम लोगों ने जवाब दिया कि हाँ, मुझे अगर मैं अपने फेवरेट और पसंद के कपड़े डालता हूँ या डालती हूँ तो मैं और ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करती हूँ। तो हम क्या पहन रहे हैं, जो पहन रहे हैं उसके साथ उसका सिंबॉलिक मीनिंग क्या है। ये एक स्टडी भी है बहुत इंटरेस्टिंग जिसका नाम है एनक्लोथेड कॉग्निशन, जो मेरी पीएचडी का एक बेस भी है। तो उसके अंदर कहा गया है कि जो हम पहन रहे हैं
उसका जो सिंबॉलिक मीनिंग भी है, ठीक है। कि मान लीजिए अगर मैं बात करूं कि अगर मैंने आपको बोला कि आप रॉयल शेरवानी पहन रहे हैं, ठीक है, अब वो रॉयल वर्ड अटैच हो गया उस शेरवानी के साथ, या रॉयल कुर्ता अटैच हो गया, देन यू स्टार्ट फीलिंग कि आप रॉयल वाला फीलिंग आने लग जाएगा आपको, ठीक है। वही अगर मैंने उसके साथ किसी को बोल दिया कि आप एडेप्टिव क्लोथिंग डाल रहे हैं, तो वो एडेप्टिव वाला जो कॉन्सेप्ट है ना लोगों के दिमाग में या उसमें, जो ये बोलता है कि सिंपैथी से रिलेटेड, नॉट एम्पैथी, सिंपैथी से रिलेटेड, तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस लेवल नीचे चला जाता है। तो साइकोलॉजी का बहुत वाइस वर्सा वो है कॉन्सेप्ट, वो तो हर किसी के लिए होता है। मतलब कि अगर मैं किसी पर्सन विदाउट इम्पेयरमेंट से भी पूछूं कि आज आपने अपना क्या कहते हैं फॉर्मल डाल के जा रहे हो, तो इंसान की बॉडी लैंग्वेज, बात करने का तरीका, हर कुछ के ऊपर असर पड़ता है क्लोथिंग का साइकोलॉजी पे। और एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर ह्यूमन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या था दानिश जी, एक बार रिपीट कीजिए। आई बिलीव कि मैंने आपके पहले क्वेश्चन का आंसर दे दिया। बिल्कुल, इंक्लूसिव क्लोथिंग पॉसिबल है क्या? हाँ जी, हाँ, इंक्लूसिव क्लोथिंग पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है दानिश जी। मेरी पीएचडी की मेहनत इसी चीज में जारी है कि मैं कैसे इंक्लूसिव क्लोथिंग बनाऊं। अभी मैं डेटा कलेक्शन स्टेज पे हूँ, बट मुझे जितना समझ में आया है अभी कि इंक्लूसिव क्लोथिंग पॉसिबल है। और मैं यही बोलूंगी कि जिस दिन मैं ये, अभी मैं सिर्फ स्टेटमेंट दे रही हूँ कि पॉसिबल है। आई होप जिस दिन मेरी पीएचडी खत्म होगी तो आपको शायद मार्केट में भी नजर आए कि इंक्लूसिव क्लोथिंग पॉसिबल है। और मैं जो ये जानना आई जस्ट वांट योर विशेस। हाँ जी, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हाँ, आप अच्छा, आपके मैं जो पूछना चाह रहा था कि क्या जब लोगों के लिए thousands of options are available in the market, then why so-called non-disabled people wants to go for adaptive clothing? Yes. तो बिल्कुल मैं इसी पॉइंट पे आ रही थी आपकी। तो मैंने पहली बात करी कि मतलब प्रैक्टिकलिटी की, कि क्या हम प्रैक्टिकली इस चीज को अचीव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, मेरी आज तक की स्टडी यही बोलती है कि आप अचीव कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू कि हम वही अगेन सोशल कॉन्स्ट्रक्ट या फिर सोशल माइंडसेट कैसे चेंज करेंगे। तो दानिश जी अगर मैं बात करूं तो ये जो समय चल रहा है हमारी सोसाइटी में, ये समय चल रहा है परिवर्तन का। हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो बात करती है इंक्लूसिविटी की। आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, लाइक यू नो बहुत सारे छोटे छोटे इंसिडेंट्स हैं या ट्रेंड्स हैं जो आपको नजर आएंगे कि जैसे कि ब्लैक लाइफ मैटर्स, ठीक है। ब्लैक लाइफ मैटर्स इट इज अ काइंड ऑफ इंक्लूसिव, इट इज अ काइंड ऑफ अ ट्रेंड जो था, जो कि इंक्लूसिविटी के साथ जा रहा था। जो हमारे सोसाइटी की जो एक आदत थी ना कि हर किसी को टैग करके अलग कर दो, राइट। तो अब वो चीज उस डायरेक्शन में जा रही है कि जब हम बात कर रहे हैं इंक्लूसिविटी की, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें कि इंडिया के अंदर एक्सेसिबल इंडिया वाली पॉलिसी आई है ना, हम जैसे कि मैंने बताया कि जिन मैडम से आज मेरी बात हो रही थी उन्होंने मुझे बताया कि एक्सेसिबिलिटी की बात हाईटेक सिटी हैदराबाद के अंदर, ठीक है। मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ, तो चंडीगढ़ के अंदर एक व्हीलचेयर यूजर सड़क पे जा सकता है, इतना इंक्लूसिव डिजाइन है यहाँ का। प्रॉब्लम यहाँ पे है जैसे कि टैबू की आपने बात करी कि मतलब कि इम्पेयरमेंट के अराउंड टैबू है हमारी सोसाइटी में। तो क्यों? वो इसलिए है क्योंकि लोगों की इंटरेक्शन कम है। लोग अभी ये समझते हैं कि नहीं ये अलग है, हम अलग हैं, इसलिए वो सोचते हैं कि हम क्यों ये कपड़े खरीदें, है ना। तो लेकिन जैसे जैसे अब हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं कि लोग ये समझ रहे हैं कि इंक्लूसिविटी है या वी ऑल आर सेम, नो मैटर कि किसी को इम्पेयरमेंट है या नहीं है, चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे बात करें, चाहे हम सोसाइटी के लेवल पे बात करें, तो वी आर गोइंग इन टू दैट डायरेक्शन जहां पे ये जो बैरियर्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। साइकोलॉजिकल बैरियर्स जो हैं, सोशल बैरियर्स जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। यस, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, बट अगर कोई डिजाइन, चाहे वो अपैरल का हो चाहे प्रोडक्ट का हो, कोई बहुत स्मार्टली डिजाइन किया गया है और अगर अ पर्सन विदाउट इम्पेयरमेंट विल फील मोर कंफर्टेबल इन टू दैट, तो वो क्यों नहीं खरीदेगा उस चीज। पहला बैरियर अगर उसका खत्म हो गया कि मतलब कि मान लीजिए कि ये इम्पेयर्ड लोगों के लिए है, तो इम्पेयर्ड लोगों के लिए तो है ही नहीं, हमें तो उसको लेबल करना ही नहीं। स्टडी के लिए आई एम लेबलिंग इट एज इंक्लूसिव एडेप्टिव क्लोथिंग, बट जब वो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आएगा तो वो थोड़ी ना इंक्लूसिव एडेप्टिव क्लोथिंग होगी, वो तो एक प्रोडक्ट है जो कि सबके लिए एक्सेसिबल है। लेबलिंग तो करना ही नहीं ना हमें, क्योंकि अगर आप उसको लेबल कर दोगे तो वो जो पीपल विद इम्पेयरमेंट है, तो अगेन द टैबू अराउंड दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट वो तो रहेगा ही। तो जब उसको मार्केट में लेकर आना है तब उसको लेबलिंग नहीं करनी, तब तो वो क्या कहते हैं एक नॉर्मल प्रोडक्ट होगा जो कि जब उसको यूजर उसको यूज करेगा तब उसको ऑटोमेटिकली ईज हो जाएगा। जी, आपने ब्लैक लाइव मैटर्स की बात,
लेकिन अनफॉर्चुनेटली डिसेबिलिटी के केस में ऐसा होता नहीं है। हमने देखा है जितनी भी वॉर्स हुई हैं, जब पेंडेमिक्स आए हैं, जो डिजास्टर घटनाएं होती हैं, सबसे ज्यादा लोग डिसेबल्ड होते हैं। लेकिन आज भी हम जब डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो लोगों का एक एटीट्यूड ही चेंज हो जाता है बात करने में। तो isn't it unfair to compare it with Black Lives Matters like movements? नहीं, आई जस्ट नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कि हाँ, मतलब आई कैन से दैट यू नो कि आई माइट नॉट मेड अ जस्टिस बाय सेइंग दैट ब्लैक लाइफ मैटर। देयर आर अदर कैंपेन्स आल्सो व्हिच आर गोइंग ऑन, जैसे कि मान लीजिए कि पैरालंपिक्स है जी, ठीक है, पैरालंपिक्स को आप क्या कहेंगे जी, मतलब पैरालंपिक्स, यस, राइट, जैसे कि मैराथन्स हैं, सो नाउ देयर आर मैराथन्स फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी आल्सो। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ, मैं समझ गया आपका पॉइंट जो आप कहना चाह रही हैं बेसिकली, कि अभी लोग ओपन है, अगर इसको प्रॉपरली हम कैंपेन करें तो दीज आर द थिंग्स व्हिच कैन ब्रिंग अ चेंज आल्सो। हाँ जी, इवन मुझे याद नहीं आ रहा बट मैंने एक कैंपेन देखा था, मुझे बिल्कुल दिमाग से नाम निकल गया उस ब्रांड का। तो एक ब्रांड ने, जैसे आप मैनिक्विन्स देखते हैं ना, मतलब कि मैनिक्विन्स होती हैं हमारे शोरूम के बाहर जिसके ऊपर हम मतलब कि ब्रांड्स अपने कपड़े डिस्प्ले करते हैं लोग। तो एक ब्रांड ने कैंपेन किया था, वो ब्रांड का कैंपेन ये था कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं, मतलब पीपल विद इम्पेयरमेंट होते हैं, लाइक देयर आर डॉफ पीपल ऑल्सो, there are people those like you know have some kind of amputations also। तो वो लोगों की they designed the mannequins बाहर के लिए, शोरूम के लिए, और उसके ऊपर उन्होंने कपड़े ड्रेसअप किए थे, एंड मतलब उन्होंने प्रॉपर स्टडी किया था ह्यूमन बॉडी का, और उसके बाद ड्रेसअप किए थे टू ब्रेक दिस टैबू की ह्यूमन फिगर की कोई परफेक्ट प्रोपोर्शंस नहीं होती है। जैसे कि मतलब जो एक ह्यूमन फिगर की परफेक्ट प्रोपोर्शन की इतनी हाइट, इतना मतलब कि मतलब आपका शोल्डर, इतना आपका मतलब ये आपके पैरामीटर्स हैं। तो उस पर्टिकुलर ब्रांड ने वो टैबू ब्रेक करने के लिए कि देयर कैन बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ ह्यूमन बॉडीज, तो वो भी एक कैंपेन किया था। और ऐसे बहुत सारे कैंपेन्स हैं ऑल अक्रॉस, और इन कैंपेन, इंपॉर्टेंट बात ये है कि इन कैंपेन्स की एक्सेप्टेंस भी है जी। ऐसा नहीं है कि सिरे से लोग इसको खारिज कर रहे हैं या लोग इसको बोल रहे हैं कि ये क्यों इस पे पैसे इन्वेस्ट करें, ऐसा नहीं है। समय के साथ मैं यही बोल रहा हूँ कि जब डिसेबिलिटी पे बात आती है तो वो लोग एक जो प्रो एंड कॉन्स वाली डिबेट होती है वो करना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, डिसेबिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, कीजिए। तो वो डिस्कोर्स वहीं पे खत्म हो जाता है एक सिंपैथी के साथ, हाँ हाँ ये जरूरी है, लेकिन उसके ऊपर एक लंबा डिस्कोर्स नहीं चलता क्योंकि वो कंट्रोवर्शियल नहीं है लोगों के लिए, वो एक सिंपैथेटिक इशू है, हाँ ये होना चाहिए। हाँ नहीं, मतलब आपकी, हाँ एग्जैक्टली, जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने भी आपको बोला कि सिंपैथी, तो सिंपैथी नहीं होनी चाहिए, बट हाँ लेकिन वही चीज है कि दानिश जी, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इंडिया की पार्लियामेंट में कितने एक्ट आते हैं, हर किसी पे ओपोजिशन डिबेट करती है, हाँ जी, लेकिन जब डिसेबिलिटी एक्ट आता है तो सब कहते हैं ठीक है पास कर दो। तो जो है ठीक है, मतलब देयर इज नो प्रॉपर डिस्कशन कि कौन सा क्लोज सही है, किस पे और इम्प्रूवमेंट करनी है, या कौन सा किसकी जरूरत नहीं है। तो सब यूनैनिमस है, एक अच्छी चीज है, लेकिन जो डिस्कोर्स का जो दायरा है वो सीमित है। इसको लोग एक ओपन एंगल से नहीं देखते कि हाँ यार ये भी एक इम्पोर्टेंट है, इसके भी प्रोज एंड कॉन्स पे हम प्रॉपरली बात करें। एनीवेज, आप मुद्दे पे फिर से आते हैं। नहीं बिल्कुल दानिश जी, और मुझे लगता है कि इसका मेन रीजन ये है कि जो पीपल विदाउट इम्पेयरमेंट, पीपल विद इम्पेयरमेंट है, उनका रिप्रेजेंटेशन कम है। जैसे कि मान लीजिए आज आप रेडियो उड़ान के माध्यम से बात कर रहे हैं कि प्रोज एंड कॉन्स होने चाहिए, वही मतलब कि हमारा सोशल कंस्ट्रक्ट ऐसा है कि आप जैसे लोग बहुत कम हैं डिसेबिलिटी को रिप्रेजेंट करने। जैसे जैसे उनके नंबर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे मुझे लगता है कि सिचुएशन और ज्यादा बेहतर होनी भी चाहिए जी। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि आप अपने इस रेडियो के माध्यम से लोगों को अवेयर कर रहे हैं और उनको मोटिवेट कर रहे हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि मोटिवेशन बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में। मतलब मुझे लगता है मोटिवेशन के बेसिस पे इंसान कुछ भी कर सकता है। और पता है क्या, हम लोग तो चलो कर रहे हैं, लेकिन असली चैंपियन आप लोग हो जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट लाते हो और फिर हमें उस पर बात करने और डिसेबिलिटी मूवमेंट को अगर आगे ले जाना है तो नॉन डिसेबल्स का एक इम्पोर्टेंट रोल है कि अलग एस्पेक्ट्स पे वो बात करें और लोगों को अवेयर करें, जैसे आप अपने कॉलेज में कर रही हैं या कहीं भी आप टॉक्स देती हैं। तो मैं अब आपसे ये दो चीजें जानना चाहता हूँ कि कपड़ों का, ये एडेप्टिव क्लोथिंग लगा लो या इंक्लूसिव क्लोथिंग लगा लो, कि इनका कितना योगदान रहता है ग्रूमिंग को लेके, किसी भी शख्स की कितना इम्पोर्टेंट है ये,
ये जो कपड़े हैं किसी भी डिसेबल या इम्पेयर्ड पर्सन के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं उनकी ग्रूमिंग के लिए? देखिए, ग्रूमिंग की अगर मैं बात करूँ तो जैसे पहली बात तो मैंने बात करी कि इतना ज्यादा अभी ये कॉन्सेप्ट है नहीं इंडिया में, ठीक है। लेकिन जैसे कि मैंने बहुत लोगों से बात करी, जैसे जब मैं बात करती हूँ कि मैं ऐसे मतलब मैं आई एम वर्किंग ऑन समथिंग कि आप ऐसा एक बॉटम वेयर बनाए कि किसी इंसान का मतलब कि एक अगर मान लीजिए स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट को रिहैब के अंदर सिखाया जाता है कि आपको लोअर बॉडी को कैसे ड्रेसअप करना है, मतलब आपको कैसे कपड़े पहनने हैं लोअर बॉडी पे, तो उनको सिखाया जाता है कि मतलब अगर एक ट्राउजर है, पजामा है, तो आप कैसे पहनेंगे। बट मैंने देखा है वहां पे लोगों को, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के लोगों को रिहैब सेंटर्स में भी, कि वो एक मतलब कि मैं जैसे लोगों से पूछती हूँ कि आप एक ट्राउजर पहनने के लिए, मतलब जिन लोगों को इम्पेयरमेंट नहीं है, एक ट्राउजर पहनने के लिए कितना टाइम लगता है, तो लोग बोलते हैं 1 मिनट से भी कम शायद, डिपेंडिंग कि अगर वो थोड़ा ज्यादा स्किन टाइट है तो थोड़ा ज्यादा लग जाएगा, बट 1 मिनट से भी कम। बट रिहैब के अंदर सीखने के बावजूद वो जो एक्सपीरियंस है एक अपने लोअर बॉडी को ड्रेसअप करने का, इट टेक्स अराउंड लाइक मे बी 4 to 5 minutes, और इट कुड बी मोर इफ योर बॉडी, द अपर बॉडी इज नॉट वेरी स्ट्रांग। अगर आपका ऊपर वाला बॉडी बैलेंसिंग और स्ट्रांग नहीं है तो वो उससे भी ज्यादा टाइम ले सकता है। यहाँ पे बात जो आती है वो इस बात की नहीं है कि आपको 3 मिनट ज्यादा लग रहे हैं या आपको 2 मिनट ज्यादा लग रहे हैं या मैं इस पर्टिकुलर चेंज करके 2 मिनट कम कर रही हूँ। बात है एक्सपीरियंस की। एक्सपीरियंस की बात कैसे है कि एक प्रोसेस जिसको हम सोचते भी नहीं है जब हमें इम्पेयरमेंट नहीं होती है, वो एक दो मिनट आपको ये बार बार हर रोज ये एहसास दिलाता है कि आपको इम्पेयरमेंट है। तो आपने बात करी ग्रूमिंग की या पर्सनालिटी की या कैसे, तो जैसे मैंने बात करी कि हमारी जो कोई भी एक्सपीरियंस है, साइकोलॉजी जो है हमारी, वो मतलब कपड़े क्या पहन रहे हैं हम, वो हमारी साइकोलॉजी को इन्फ्लुएंस करता है और वो हमें कॉन्फिडेंट, हाई कॉन्फिडेंट और लो कॉन्फिडेंट फील करवाता है। तो अगर मान लीजिए आपने पूछा कि कितना ज्यादा रोल प्ले करता है, कि अगर एक ऐसी क्लोथिंग जो आपको हर रोज सुबह उठ के तैयार होने में ये फील ना करवाए कि आप इम्पेयर्ड हैं या आप इनकैपेबल ऑफ डूइंग या आपकी एफिशिएंसी ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर थिंग कम है, तो ऑटोमेटिकली वो आपके कॉन्फिडेंस को एनहांस करेगा और ऑटोमेटिकली वो आपकी पर्सनैलिटी को एनहांस करेगा। तो वो वाला रोल इसमें ज्यादा मेजर है। इसके अंदर क्योंकि मैं इंक्लूसिविटी की बात कर रही हूँ, तो वो कपड़ा बाहर से कैसा नजर आएगा, उसका कलर कैसा होगा, वो सेम नॉर्मल एक ट्रेंडी ट्राउजर जैसा ही होगा। तो एस्थेटिक व्यू में अगर मैं बात करूं, ग्रूमिंग के व्यू में बात करूं, तो मतलब एस्थेटिक ग्रूमिंग के व्यू में बात करूं तो देयर इज नो डिफरेंस कैजुअल वेयर और उसके अंदर, बस उसका पैटर्न और उसका जो अलग डालने का प्रोसेस होगा वो अलग होगा। बट साइकोलॉजिकल अगर मैं एस्पेक्ट से बात करूं तो वो आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंट और मोटिवेटेड फील करवाएगा, और कॉन्फिडेंस हर एक ह्यूमन की लाइफ में जरूरी होता है। जी, 2 तरह के लोग होते हैं जब हम एक अपना प्रोस्पेक्टिव उनके सामने रखते हैं। एक कहता है कि आइडिया बहुत अच्छा है, हाँ जी, इट शुड बी डन, इट मस्ट बी डन ब्रदर, ये आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जब आप उनको अपनी रिसर्च के बारे में बताती हैं, लेकिन जब एक होता है कि जब प्रैक्टिकली जब हम कहते हैं कि अब मेरा ये डिजाइन रेडी है जी, अब आप बताइए आप इसके ऊपर आप क्या कर सकती है, फिर वो अपने रीजंस लाते हैं कि यार अभी मेरा बजट नहीं है या अभी मैं बिजी हूँ। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि प्रैक्टिकल तौर पे आपकी तो बहुत सारे डिजाइनर से बात हुई होगी रिसर्च में भी, तो इसको लेके एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है? मैं कस्टमर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डिजाइनर की बात कर रहा हूँ। उनमें क्या रुझान है इसको लेके, उनमें क्या एक्साइटमेंट है? आप पूछना चाह रहे हैं कि कोई ब्रांड ऐसी है जो कि ये करना चाहेगी या लोगों में क्या है? जो बिल्कुल, देखिए दानिश जी, मैं बात करूं कि अभी क्योंकि मैं अपनी रिसर्च के उस स्टेज पे नहीं पहुंची हूँ जहां पे मैंने प्रोडक्ट डेवलप कर लिया है। जैसे आपने बोला कि आप जाओगे किसी के पास और बोलोगे कि ये मैंने प्रोडक्ट डेवलप कर लिया है और अब आप बताइए कि आप इसे मार्केट में लाएंगे कि नहीं लाएंगे, है ना। बट मैं उस स्टेज पे अभी पहुंची नहीं हूँ, मेरा वो स्टेज अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। बट लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि मेरे पास 2 जगह से 2 ब्रांड्स के ऑफर आ चुके हैं। एक तो लाइक्रा एक बहुत बड़ी ब्रांड है, तो मतलब मेरे कोई जानने वाले हैं जिनके बहुत अच्छे मित्र हैं उसमें बहुत अच्छी पोजीशन पे, तो वो उनसे डिस्कशन कर रहे थे कि मेरे साथ कोई एक पीएचडी की स्टूडेंट है जो कि काम कर रही है, तो उन्होंने बोला कि हम उससे मिलना चाहेंगे, हम उसको सारी हेल्प प्रोवाइड करना चाहेंगे जो भी उसको चाहिए इस रिसर्च के दौरान।
तो अब लोगों का नजरिया बदल रहा है। वही मैं बोल रही हूँ कि जिस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं वो इंक्लूसिविटी की है, वो एक्सेप्टेंस की है। तो ब्रांड्स इस डायरेक्शन में काम करेंगे, क्योंकि वो चाहे आप ये लगा लीजिए कि वो इस डायरेक्शन में इसलिए काम करना चाहेंगे क्योंकि हमारी मेजॉरिटी ऑफ जो हमारी पॉपुलेशन है, यूथ जो है हमारे इंडिया का, वो इन चीजों में विश्वास रखता है। तो चाहे वो अपनी ब्रांड इमेज के लिए इसमें काम करना चाहे, चाहे वो जेन्युइनली इसमें काम करना चाहे, बट ब्रांड्स अब इस एरिया में काम करना चाहते हैं और वो कर भी रहे हैं। जैसे टॉमी हिलफिगर है, वो अपने आप में एक एग्जांपल है। मतलब टॉमी हिलफिगर एक ब्रांड है जिसने अपना, बस उसमें अंतर यह है कि उन्होंने अपना एक पैरेलल लेबल निकाला है जिसका नाम है टॉमी एडेप्टिव। तो वो ब्रांड अगर चाहता, अगर वो उसको इस एरिया में काम करना चाहता था, तो वो ये भी कर सकता था कि वो टॉमी के नाम से लॉन्च ही नहीं करता और वो अलग से निकाल देता। बट हाँ, मैं ये भी नहीं कहूंगी कि सारी ब्रांड्स ऐसा सोचती हैं, क्योंकि मैंने एक केस स्टडी पढ़ी है जिसके अंदर एक बहुत फेमस, आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ द ब्रांड, एक बहुत फेमस ब्रांड ने एक शू डिजाइन किया जो कि ऐसा शू था कि वो इंक्लूसिव शू था, कि उसके अंदर आपको लेसेस नहीं टाई करने, अगर किसी को मतलब लिमिटेशंस है हैंड मूवमेंट में, तो वो इंसान भी उसको बहुत अच्छे से पहन सके, उसको मतलब बहुत इजी टू यूज शू था वो। तो लेकिन जब उस ब्रांड से पूछा गया कि आपने इसको एज अ इंक्लूसिव डिजाइन की तरह क्यों नहीं लॉन्च किया, आपने इसको एज अ नॉर्मल डिजाइन की तरह क्यों लॉन्च किया, तो उन्होंने बोला कि हम अपनी ब्रांड के साथ चाहते नहीं कि इंक्लूसिव या इम्पेयरमेंट या डिसेबिलिटी का नाम अटैच हो। तो ऐसे सोच के लोग भी हैं, बट ऐसे लोगों की सोच को लोग बायकॉट भी कर रहे हैं और लोग अपनी सोच बदल भी रहे हैं। तो इट्स अ टाइम ऑफ चेंज, और लोग और ब्रांड्स को अपनी साइकोलॉजी, अपना वैल्यूज, अपने नजरिया, अपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, सब कुछ बदलना पड़ेगा। वो बदल भी रहे हैं और लोगों में एक्सेप्टेंस भी है। कैन इट बी अ हैंडी प्रोफेशन? सी इट लाइक हैंडी प्रोफेशन, इफ मतलब किस टर्म में आप बोलेंगे, अगर कोई अपना इंक्लूसिव एडेप्टिव क्लोथिंग का ब्रांड खोलना चाहता है जी, देखिए मैं ये बोलूंगी कि ये बहुत टेक्निकल प्रोफेशन है। टेक्निकल इसलिए क्योंकि वही, जैसे कि मैंने बात करी कि पैटर्न्स में चेंज करना। पैटर्न्स की अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं कि अगर हम एक ट्राउजर या एक पैंट्स डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर क्या क्या टेक्निकल चीजें आपको चेंज करनी पड़ेंगी। जैसे कि मैं बहुत छोटा एग्जांपल देती हूँ आपको कि जो ट्राउजर्स डिजाइन होते हैं व्हीलचेयर यूजर के लिए, ठीक है, डेनिम्स या ट्राउजर डिजाइन होते हैं व्हीलचेयर यूजर के लिए, उसमें जो बैक सीम होती है, जो पीछे वाली जो स्टिच होती है, वो नहीं होती है। वो इसलिए नहीं होती है क्योंकि जिनको लॉन्ग सिटिंग आवर्स होते हैं, मतलब जिनका लॉन्ग सिटिंग आवर है व्हीलचेयर के अंदर, तो वो आपकी स्किन के अंदर एम्बेड करके आपको डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है। डिस्कम्फर्ट नहीं मतलब आपकी स्किन के लिए ठीक नहीं है, मतलब, तो इसलिए वो माइनस किया जाता है। तो ये बहुत टेक्निकल टर्म, मतलब टेक्निकल चीज है कि आप बैक सीम को रिमूव करके आप कैसे पैटर्न कट करेंगे कि आप डेनिम की फिटिंग अचीव कर सके। तो ये बहुत टेक्निकल चीजें हैं। अगर किसी ने ये चीज सीख ली या किसी को आती है, और हमारा तो जो देश, भारत देश है, वो तो वैसे ही मतलब दे आर वेरी गुड इन लर्निंग न्यू थिंग्स एंड इन्वेंटिंग न्यू थिंग्स। मतलब एक तो टर्मिनोलॉजी है लाइक फ्रूगल डिजाइन या जुगाड़ डिजाइन हमारे इंडिया में। तो मैं ये बोलूंगी कि अगर किसी इंसान को अपैरल बनाने की, कट करने की, स्टिच करने की टेक्निकल बेसिक नॉलेज है और वो इंटरेस्टेड है इस चीज में, एक्सप्लोरेशन करने में, तो इट कैन बी अ हैंडी प्रोफेशन फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। बट विदाउट द बेसिक स्किल सेट मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल होगा, बट हो सकता है। मतलब आपको लगता है कि मार्केट तो है? मार्केट तो है, वो उसमें कोई डाउट नहीं है कि मार्केट नहीं है, मार्केट है। अच्छा, आपने टर्मिनोलॉजी की बात की, तो टर्मिनोलॉजी से मेरे माइंड में एक वर्ड क्लिक हुआ जो आजकल बहुत चलता है, कस्टमाइज्ड। हाँ जी, आप हर चीज को आजकल कस्टमाइज करवा सकते हैं। अगर कोई डिसेबल्ड भी है या इम्पेयर्ड है जिसको अपने कपड़े कस्टमाइज करवाने हैं, तो वो टेलर को अपने रिक्वायरमेंट से बता सकता है कि भाई इसको कस्टमाइज कर दो। हाँ जी। तो क्या जो ये कस्टमाइजेशन है ये इंक्लूसिव क्लोथिंग का हिस्सा है, या आपको लगता है कि नहीं, आप इतनी सिंप्लिसिटी के साथ कस्टमाइजेशन को इंक्लूसिव क्लोथिंग के साथ नहीं जोड़ सकते? देखिए, कस्टमाइजेशन और इंक्लूसिविटी, ये मैं बोलूंगी मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये दोनों बिल्कुल अपोजिट है। अपोजिट कैसे हैं कि अगर मैं बात करूं कि कस्टमाइजेशन ऐसे है कि मेरा एक कोई कस्टमर है और उसके लिए मैंने कपड़े डिजाइन किए हैं, उसके माप के हिसाब से
और उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसके सिलेक्शन के हिसाब से। इंक्लूसिविटी का मतलब ये है कि हमने एक बिगर पॉपुलेशन को लिया है, हमने उसको स्टडी किया है, उससे डेटा कलेक्ट किया है, फिर हमने मतलब पूरी स्टडी करने के बाद हम एक ऐसे निचोड़ पे निकले हैं कि हम ऐसा प्रोडक्ट बनाएं कि वो जितनी भी पूरी पॉपुलेशन थी वो सबकी जरूरतों को मोर और लेस पूरा करे और वो उस चीज को एक्सेप्ट करे। ठीक है, तो ये वाला अगर मैं कंसेप्ट करूं, अगर हिस्ट्री में मैं जाऊं तो 1900 के अंदर यूएस के अंदर सबसे पहले मतलब मास प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट आया था। तो स्टार्टिंग में लोगों को बहुत दिक्कत हुई कि क्योंकि पहले तो जैसे कि मतलब कि पहले तो सब लोग टेलर के पास जाते थे, अपने हिसाब से कपड़े सिलवा लेते थे, बट वो फिर महंगा होता गया और आम जनता उसे नहीं अपना पाई। तो जो ये मास प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट ही आया था, तो मास प्रोडक्शन का जो कॉन्सेप्ट है और इंक्लूसिविटी है, ये दोनों आप रिलेट कर सकते हो। कस्टमाइजेशन विल बी अ लिटिल टोटली अपोजिट इंक्लूसिविटी से। तो लेकिन अगर मैं बात करूं, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे कि कस्टमाइजेशन वाली जो मार्केट है वो और जो मास प्रोडक्शन वाली मार्केट है वो अभी भी पैरेलल चल रही है। लेकिन मैं बात करूं जैसे कि आपको मतलब ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि आपको मार्केट के अंदर लेडीज के कपड़े स्टिच करने वाले, कुर्ते सलवार स्टिच करने वाले ज्यादा मिल जाएंगे, रादर देन डे बाय डे मेल शर्ट्स एंड पैंट्स के टेलर्स रिड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि आजकल वो जो शर्ट के ऊपर ब्रांड का लोगो होता है ना, वो ज्यादा मैटर करता है इंस्टेड ऑफ लोगो को कि हमारा क्या कहते हैं फिटिंग कैसा है। दूसरी चीज ये है कि इतने सालों से जब ये ब्रांड्स मास प्रोड्यूस करके कपड़े बना रहे हैं, तो इन्होंने समझ लिया है कि क्या साइज कौन सी कंट्री में बिकता है और क्या उसकी मेजरमेंट्स होनी चाहिए। तो उन्होंने बहुत अच्छी प्रोग्रेस करी है अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए। और मतलब मैं यही बोलूंगी कि इंक्लूसिविटी इज मोर रिलेटेड टू मास प्रोडक्शन और कस्टमाइजेशन इज अ लिटिल अपोजिट टू दैट। जी, कोई ऐसा सवाल जो मैंने आपसे नहीं पूछा हो जो लिसनर्स के साथ आप शेयर करना चाहें? मैं लिसनर्स के साथ ऐसा तो मुझे अभी कुछ नहीं आ रहा है दिमाग में। क्या मैसेज रहेगा हमारे लिसनर्स के लिए आपका? मैसेज क्या रहेगा? मेरा मैसेज सिर्फ यही है, आप हमेशा स्माइल कीजिए, खुश रहिए और हमेशा मोटिवेटेड रहिए अपने गोल्स के टुवर्ड्स, और भगवान का शुक्राना कीजिए कि उन्होंने आपको बहुत अच्छी लाइफ दी है और हमेशा आपके परिवार और आपके जीवन में खुशियां बनाए रखे। एक लास्ट सवाल है मेरे माइंड में। आपने इंटरव्यू के शुरू में कहा था कि 1940 में ये कॉन्सेप्ट शुरू हो गया था। हाँ जी। जो मेडिकल फंक्शनैलिटीज हैं उसके कारण वो हमें पहनाते हैं जब हम थिएटर में ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं जब। हाँ जी। तो फिर क्या कारण है कि लगभग 70-80 साल बाद भी ये जो कॉन्सेप्ट है ये पूरी तरह से पब्लिक में नहीं आ पाया था? ओनली रीजन इज सोशल कंस्ट्रक्ट। बिल्कुल। तो मतलब ये ऐसे डिफरेंट टाइप की ब्रांड्स है हमारे आसपास, ठीक है, लेकिन टाइम क्यों लग गया ऐसा? इतना टाइम इसलिए लग गया कि पहली चीज तो ये कि जो मास मैन्युफैक्चरर्स थे, ठीक है, तो छोटे मतलब कस्टमाइज वाली चीजें हैं हमारे आसपास, जो हमारी ये ब्रांड्स हैं जो कि खुद या तो स्पेशल नीड्स वाले लोग हैं उनकी ब्रांड्स हैं या उनके आसपास के लोग ऐसे हैं, वो वाली ब्रांड्स भी हैं। इतना टाइम अगर मैं बोलूं तो इस बात में लग गया कि बड़ी ब्रांड्स एडेप्टिव क्लोथिंग क्यों नहीं बना रही। उनका मेन रीजन ये भी है कि वो कहते हैं कि कितनी पॉपुलेशन है जो कि हमारे ऐसे कपड़े पहनेंगे, कितने लोग हैं, हम क्यों ऐसे बनाए, हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतना आएगा, ये इतना आएगा। तो वो वाला जो इकोनॉमिक्स है उस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग के पीछे, वो एक बहुत बड़ा रीजन है। दूसरा उसके पीछे एक रीजन ये भी है कि जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो पीपल विद इम्पेयरमेंट है वो खुद ये बोलते हैं कि हमें क्या जरूरत है, हम क्यों अलग पहने, हम सेम दिखना चाहते हैं। तो एक स्टडी है जो कहती है कि the people with special needs do not want to wear adaptive clothing because they do not want to get highlighted in the crowd। मतलब कि वो तो अपना बेस्ट एफर्ट लगाते हैं कि हम वो जो क्राउड है जो हमें बार बार पुश करती है कि आप हमारे जैसे नहीं हैं, आप बाहर चले जाएं, तो आप उसमें अलग से ही कपड़े डाल के, अलग तरीके के दिखने के कपड़े डाल के ही जाएंगे, तो वो और ज्यादा आपको बाहर की तरफ और ज्यादा आपको धक्का लगाएगी, राइट। तो लोगों का टैबू अराउंड एडेप्टिव क्लोथिंग, लाइक पीपल विद इम्पेयरमेंट का टैबू अराउंड एडेप्टिव क्लोथिंग भी एक रीजन है जिसके कारण एडेप्टिव क्लोथिंग होते हुए भी लोग नहीं
उस चीज को क्या कहते हैं एक्सेप्ट करते, और जिसके कारण ब्रांड्स भी नहीं इन्वेस्ट करना चाहती उसमें। तो मोटी मोटी दो चीजें आपने बताई, एक तो डिमांड नहीं है और दूसरा ब्रांड्स को लगता है कि अभी इतनी बड़ी मार्केट नहीं है कि इसके ऊपर काम किया जाए। देखिए, मैं बात करूंगी कि एडेप्टिव क्लोथिंग की ब्रांड नहीं, डिमांड नहीं है जी। एडेप्टिव अगर इंक्लूसिव जरूरत है, नीड है जी, मतलब एडेप्टिव क्लोथिंग की नीड तो है, बट मैं बोलूंगी मतलब डिमांड नहीं है, विल नॉट बी, मतलब मेरे एडेप्टिव क्लोथिंग की। हाँ, मैं वही कह रही हूँ, एडेप्टिव क्लोथिंग की डिमांड की अगर मैं बात करूं तो मैं ये बात करूंगी, ये ज्यादा करेक्ट स्टेटमेंट होगा कि एडेप्टिव क्लोथिंग की नीड है, बट एडेप्टिव क्लोथिंग की पीपल विद इम्पेयरमेंट के द्वारा एक्सेप्टेंस नहीं है जी। तो क्योंकि अगर हम डायरेक्ट ये बोल देंगे कि एडेप्टिव क्लोथिंग की डिमांड नहीं है, तो इसका मतलब तो हम ये भी इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उसकी जरूरत ही नहीं है, इसलिए डिमांड नहीं है जी। पर ऐसा नहीं है इस केस में, इसकी जरूरत है, बट जो कि टैबू है उसके कारण एक्सेप्टेंस नहीं है। तो इसको हमें नए तरीके से प्रेजेंट करना पड़ेगा ताकि उसकी एक्सेप्टेंस हो, और जो वो चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं इन एब्सेंस ऑफ एडेप्टिव क्लोथिंग या एडेप्टिव क्लोथिंग, वो फेस ना करे, वो स्ट्रगल उनकी जीवन से एलिमिनेट हो जाए। जी, तो उम्मीद है कि जल्द ही आप लॉन्च करेंगी अपने प्रोडक्ट। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने थैंक यू सो मच हर चीज के ऊपर बात की। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम। थैंक यू सो मच दानिश जी फॉर इनवाइटिंग मी हेयर। मैं आपके सारे लिसनर्स को बोलूंगी कि मेरी बहुत सारी बेस्ट विशेस आपको, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे और आप बहुत सारी प्रोग्रेस करें रोज, और दानिश जी आपका रेडियो उड़ान चैनल भी बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और आज हमने बात की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी पंचकुला में असिस्टेंट प्रोफेसर भावना चौहान जी से, जो पीएचडी कर रही हैं इंक्लूसिव क्लोथिंग के ऊपर। तो उन्होंने हमें हर तरह से इस टॉपिक के बारे में बताया, उसकी अवेलेबिलिटी क्या है, मार्केटिंग क्या है, क्या जरूरत है, कैसे इस पर काम किया जा रहा है। अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात किसी और पर्सनैलिटी के साथ। सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट। खत्म हो गया है इंतजार, आ गया है उड़ान आइडल का सीजन 4। अगर आप सुरीला गाते हैं, भारत के नागरिक है और 17 से 40 साल के बीच की उम्र है, तो आज ही अपनी एंट्री जमा करें। उड़ान आइडल सीजन 4 है एक समावेशी प्रतियोगिता। कोई भी विकलांग या गैर विकलांग कलाकार इसमें पार्ट लेकर अपने लिसनर्स के दिलों पर कर सकता है राज। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपना MP3 ऑडियो रिकॉर्ड करे और रजिस्ट्रेशन करे रेडियो उड़ान की आधिकारिक वेबसाइट पर www.radioudan.com पर, या फिर आप मेल कर सकते हैं radioudan@gmail.com पर। उड़ान आइडल में आप जीत सकते हैं नाम, शोहरत, पहचान और साथ ही पहले जीतने वाले को मिलेगा 51,000 का कैश प्राइज, दूसरे स्थान पर 31,000 और तीसरे स्थान पर 21,000 का नकद पुरस्कार। इतना ही नहीं, विजेताओं के लिए अन्य आकर्षक पुरस्कार भी शामिल होंगे। याद रहे, रजिस्ट्रेशन की आखिरी डेट है 30 नवंबर 2022। तो जल्द से जल्द अपना एक अमेजिंग ऑडियो रिकॉर्ड करें और उड़ान आइडल का हिस्सा बने। So see you soon at Radio Udan Idol Season 4.